नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीट की आईसीटी की थर्ड यूनिट हम कर रहे थे, जिसमें हमने आईसीटी की उपयोगिता के बारे में बात की थी, जिससे संबंधित कुछ चर्चा हम कर चुके हैं और आज उसके अगले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किस किस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का यूज किया जाता है। उसके बारे में हमने बात की थी कि ये बात की थी बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है, ई-कॉमर्स यानी कि व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है, बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है और उसी के साथ ईमेल वगैरह में किया जाता है। और आज हम बात करने वाले शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि ई लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आप सीखने का कार्य करते हैं उसी को ही कहा जाता है ई लर्निंग। यानी कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ई लर्निंग ही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए आप अपने पर्सनल कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने पामटॉप, अपने मोबाइल वगैरह के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, वो ई लर्निंग है। यानी कि अभी जो मैं आपकी यूट्यूब पे क्लास ले रही हूँ और उस क्लास के माध्यम से आप जो पढ़ पा रहे हैं, वो भी ई लर्निंग ही है। क्योंकि हम उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके आप उसके साथ-साथ उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके आप क्लासेस कहीं पे भी किसी भी समय बैठे हुए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ले सकते हैं। ई लर्निंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि भाई देखिए, आपको पाठ्य सामग्री यानी कि आपको पढ़ने के लिए जो मैटर है वो वीडियोग्राफी के माध्यम से यानी कि वीडियो फॉर्मेट में दिया जाता है, वॉइस फॉर्मेट में दिया जाता है, पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाता है, आपको ई बुक बना के दी जाती है। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पीडीएफ फॉर्मेट में जो बुक अवेलेबल होती है उसे ई बुक कहा जाता है, जबकि जो नोट्स होते हैं उन्हें आप पीडीएफ या नोट्स वगैरह बोल सकते हैं। और आपको पीपीटी वगैरह के माध्यम से, वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह के माध्यम से, बहुत सारी सामग्रियों के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है या परीक्षण दिया जाता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ही, यानी कि ई लर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है मूक, जिसे मैं बोल सकती हूँ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या बोल सकती हूँ? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मैं बोल सकती हूँ। ये क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये टोटली फ्री होता है। ये किसी देश का नहीं, किसी राज्य का नहीं, अपितु ये संपूर्ण विश्व में आप किसी भी शिक्षक से शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य ले सकते हैं। यानी कि आप किसी भी शिक्षक से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी पैसे या पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि इसे प्रथम बार कब शुरू किया गया था, तो इसे प्रथम बार 2008 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2008 में इसे शुरू किया गया था। और मुख्य कुछ पोर्टल्स हैं, जैसे खान अकेडमी हो गया, ठीक है, कोर्स इरा हो गए, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। यानी कि जितने भी आपको फ्री कोर्स वाले प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो मूक की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिससे कोई भी विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, किसी भी विदेश का, कोई भी छात्र, विश्व का कहीं का भी छात्र किसी भी शिक्षक से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब शिक्षा लेता है, तो वो मुक के कुछ मतलब मुक के जो पोर्टल्स है, तो उनके माध्यम से जो लेता है वो सारे मुक के अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे हैं, जिनमें से दो का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी के साथ-साथ अब देखिए, राजस्थान सरकार ने भी कुछ इसके लिए कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार की भी एक पहल है, जिसे आप राज ई ज्ञान बोल सकते हैं, यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान, है ना? या राज ई ज्ञान इसे शॉर्ट में बोला जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा जब स्कूल स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा क्या है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है? कि भाई देखिए, अब हर क्षेत्र को, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो शासन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को किससे क्या कर दिया जाए? डिजिटल कर दिया जाए। और ये डिजिटल इंडिया की अवधारणा को साक्षात्कार करने के लिए और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आज जो शिक्षा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अवेलेबल करवाई जा रही है। और उसी में ही राजस्थान सरकार की एक पहल है राज ई ज्ञान। कौन सी है? राज ई ज्ञान। ये राजस्थान सरकार का एक शैक्षिक पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रही हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
अब देखिए ये क्यों शुरू करवाई जा रही है? आप सबको पता है कि भई अब कोरोना काल में आपने देख लिया कि अब वो समय नहीं रह रहा है कि आप कहीं एक स्थान से जाकर के आप जाएँ, जयपुर जाएँ या आप अलवर जाएँ या किसी भी बड़े शहर में जाकर के आप वहाँ से शिक्षा ग्रहण करें। अपितु आज आप डिजिटल इंडिया की वजह से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में बैठे हुए, किसी भी गाँव में बैठे हुए कहीं से भी आप ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से या डिजिटल इंडिया की वजह से या डिजिटल मतलब प्रोग्राम की वजह से आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एक अन्य जो है वो है स्वयं, यानी कि ये स्वयं पोर्टल है। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है स्वयं की, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना एक बार, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किया गया था। जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, अब इसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। किसका नाम दे दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। लेकिन जब ये स्वयं पोर्टल की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये एमएचआरडी ही था, यानी कि मानव वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही था। आज इसका नाम दूसरा हो चुका है, बदल चुका है। तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, कृषि, कानून इनसे संबंधित शुरू करवाने के लिए ये स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसमें आप हर क्षेत्र से संबंधित आपको तकनीकी माध्यम से शिक्षा दी जाती है या तकनीकी शिक्षा दी जाती है डिजिटल माध्यम से। आगे बात करते हैं। आगे बात होती है डिजिटल सिग्नेचर की। देखिए, आज हर काम डिजिटल हो चुका है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं? डिजिटल हो चुके हैं। पहले आपको अपने जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है वो हर जगह साथ लेके जाने पड़ते थे। लेकिन आज आपके जो डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो आपके मतलब सही माने जाते हैं या उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स डिजिटल हो चुके हैं तो उनकी सत्यता की जांच करने के लिए, उनके प्रमाणित करने के लिए आपने देखा होगा कि पहले आपके डॉक्यूमेंट को वो किया अटेस्टेड करवाया जाता था, किसी के सिग्नेचर करवा के उन्हें सही प्रूव किया जाता था। तो उसी तरीके से अब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स अनमॉडिफाइड है या बिना परिवर्तन के हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को साबित करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनको ओरिजिनल साबित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर उन पर किया जाता है। किसके माध्यम से उन्हें किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से उनको पहचान दिलाई जाती है। राजस्थान सरकार ने क्या किया? सूचना प्रौद्योगिकी 2000। देखिए क्या है कि जब आपकी सूचना प्रौद्योगिकी आएगा तो उससे संबंधित कुछ नियम भी बनाए जाएँगे, कुछ अधिनियम। वो नियमों का जो समूह है वो एक अधिनियम के तहत बनाया जाता है, जिसमें आपकी किस-किस चीज़ को मान्यता दी गई है, क्या-क्या टर्म्स हैं, अगर कुछ वहाँ पर गलत होता है तो वहाँ पर क्या-क्या सज़ा के प्रावधान है, क्या-क्या अर्थदंड है, ये एक अधिनियम के अंदर समाहित किया जाता है। तो इसी तरीके से जब डिजिटल है ना, डिजिटलाइज़ेशन हुआ यानी कि हर एक चीज़ को डिजिटल किया गया, सूचना प्रौद्योगिकी जब आपके डेली लाइफ़ में आई तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अधिनियम भी बनाया गया, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है और इसमें राज ई साइन को यानी कि जो राजस्थान ई साइन यानी कि ये आपके जो डिजिटल सिग्नेचर हैं उन्हें राजस्थान में राज ई साइन बोला जाता है और उन्हें वैध माना गया और उन्हें वैध घोषित कर दिया गया कि भाई देखिए जिस प्रकार से जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वो सही है, उसी प्रकार से उनका सत्यापन करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है, उसी के लिए राज ई साइन को भी अधिकृत हस्ताक्षर के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और ये किसके तहत की गई? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की गई। जितने भी साइबर क्राइम्स वगैरह हैं, जितने भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नियम कानून है, जितनी भी टर्म्स को मान्यता मिली है, जिन भी जो भी अर्थदंड है, जो भी आपके सजा के प्रावधान है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उन सब का जो क्या बोलते हैं उल्लेख है, वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ही किया गया है। अब आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस। देखिए जब हर एक चीज डिजिटल हो रही है तो हमारा जो शासन है वो भी कैसा हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा, क्योंकि अब हर व्यक्ति तक
हर व्यक्ति की पहुँच शासन तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि शासन की पहुँच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। और इसी अवधारणा को सत्य स्थापित करने के लिए या इसे सत्यापित करने के लिए क्या किया गया कि भई अब कि डिजिटल इंडिया कर दिया जाए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला दिया जाए, डिजिटलाइज़ कर दिया जाए कि हर एक आप देखते हैं ना कि आज आपकी आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में हर एक आपका सरकार का ऑफिस है। कैसे? हर एक पोर्टल बना दिया गया, हर एक वेबसाइट बना दी गई, हर एक एप्लीकेशन बना दी गई, किसी भी बैंक से संबंधित हो या आपके सरकार के किसी भी ऑफिस से संबंधित, किसी भी ब्रांच से संबंधित हो, आपको कोई भी सूचना लेनी है, आपको कोई भी आवेदन करना है, आपको किसी भी प्रकार के आपके फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं, हर एक काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी ऑफिस वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप अपने घर बैठे ही उनकी वेबसाइट पे, उनकी एप्लीकेशन पे, उनके पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं, अपना बिल वगैरह जमा करवा सकते हैं, आप किसी भी सूचना की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी नई अगर सरकार को आप तक स्कीम पहुँचानी है, किसी की जानकारी देनी है, तो वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती हैं और आप उसके माध्यम से हर एक सूचना की जानकारी ले सकते हैं या आप हर एक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, ये किस वजह से संबंधित वो पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से, यानी कि आपका मोबाइल वगैरह ये भी एक तरीके का सिस्टम ही है। इसकी वजह से और इंटरनेट की वजह से ये अवधारणा सत्यापित हो पाई है और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो प्रशासन है, उसकी कार्यप्रणाली में भी सुधार आया है। देखिए, पहले जब आप किसी भी ऑफ़िस जाते थे, तो आपको ये कह के टरका दिया जाता था कि नहीं जाइए, ये काम 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 5 दिन बाद होगा। लेकिन आज अगर आप ई-मित्र पर जाते हैं, नाम मात्र की आपसे नॉमिनल सी फीस ली जाती है, 10, 20, ₹25, ₹40 वो डिसाइडेड होती है। वो फीस आपसे ली जाती है और आपके घर बैठे ही सारे के सारे काम करवा दिए जाते हैं। आपसे कोई नहीं कहता है कि 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। क्यों? क्योंकि पहले जो आपके काम थे, वो आप सरकार के पास जाके सरकारी ऑफ़िस में जाकर किसी व्यक्ति विशेष से करवाते थे। लेकिन अब आप क्या करते हैं, उसे डिजिटल माध्यम से करवाते हैं। जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन हुई, अब आप अपना कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम हैं, आप अपना कार्य कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी से क्या हुआ है कि देखिए शासन में ट्रांसपेरेंसी आई, यानी कि पारदर्शिता आई है। शासन अब स्मार्ट हो चुका है। इसे हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से हैंडल करके अपने घर के आस-पास से अगर ई-मित्र वगैरह उपलब्ध है, तो वहाँ से कर सकता है। अपने फ़ोन वगैरह से कर सकता है अगर उसे चलाना आता है तो। इसी के साथ-साथ क्या हुआ है कि पहले आप जब ऑफ़िस वग़ैरह में जाते थे, आपको टरका के भगा दिया जाता था, यानी कि अब सरकार उत्तरदायी नहीं थी। लेकिन जैसे ही डिजिटल हुआ है शासन, वैसे ही शासन क्या हो गई, ये सरकार क्या हो गई है, आपके कार्यों के प्रति जवाबदेही हो गई है कि भई आपने इसको डिजिटल उससे माध्यम से लॉगिन किया है, तो अब सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके काम को करना। जैसे मान लो कि आप कोई एफआईआर वग़ैरह लिखवाने गए, पुलिस वाले हो सकता है आपको मना कर दें, लेकिन अगर यही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है, तो आपने लॉगिन कर दिया। सरकार का काम है कि सरकार को उस एफआईआर पर काम करना ही पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब कोई टरका नहीं सकता, वो आपको डाँट फटकार नहीं सकते, वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। वो अब आपके कार्यों के प्रति जवाबदेही है। इससे क्या आई है, शासन में पारदर्शिता आई है। तो ई गवर्नेंस का क्या है? सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, सरकार के जितने भी कार्य हैं, वो स्मार्ट तरीके से व्यक्ति विशेष के दरवाजे तक पहुँचाए जा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से कार्य करने में सक्षम हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने फ़ोन, लैपटॉप सिस्टम वगैरह के माध्यम से एक्सेस करके उस कार्य को कर सकते हैं। अन्यथा आप पास के किसी भी ई-मित्र वगैरह पर जाकर के उस कार्य को कर सकते हैं। ई-मित्र आप एक तरीके से समझ लो एक ऐसी विंडो या एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको सरकार के तमाम तरीके के ऑफ़िस के कार्य आप एक ही छत के नीचे एक सिस्टम से लॉगिन करके कर सकते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। देखिए, जब सरकार की बात आई तो सरकार ने क्या कहा कि हम ई-गवर्नेंस जो कर रहे हैं उसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। उन्होंने एक स्मार्ट अवधारणा दी। उन्होंने स्मार्ट का मतलब क्या बताया? देखिए भई, उन्होंने कहा एस एस यानी कि सिंपल, कि जो हमारा कार्य है वो साधारण और सिंपल होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। किसी को भी उस कार्य को समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की पहुँच उस कार्य तक होनी चाहिए, कार्य इतना आसान आपका होना चाहिए। मोरल यानी कि हर कोई आसानी से उस कार्य को सीख सके। अकाउंटेबल यानी कि सरकार के लिए जब सरकार के पास जाकर के आप किसी भी कोई कार्य करते हैं, तो सरकार उन कार्यों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिव
अब देखिए, जब आपने जाकर के कोई कार्य किया, अब सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि आपके उस कार्य को सरकार करेगी ही करेगी। और इससे जब ये कार्य सरकार जब जवाबदेही सरकार में जब जवाबदेहिता आती है और उत्तरदायी हो जाती है सरकार, तो सरकार जो शासन है उसमें पारदर्शिता अपने आप आ जाती है, यानी कि भ्रष्टाचार कम होता है। क्योंकि सारी चीजें डिजिटल माध्यम में अवेलेबल हैं। ई गवर्नेंस को मुख्यतः 4 प्रकार के मॉडल के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है। कौन-कौन से हैं? स्वान है, एसडीसी है, एनएसडीजी है और सीएससी है। स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। कि भई जिस तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क किसी महाद्वीप का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, उसी तरीके से किसी स्टेट का भी एक संपूर्ण नेटवर्क हो सकता है, जिसे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बोला गया। ठीक है। अगला बात करते हैं एसडीसी, यानी कि स्टेट डेटा सेंटर। क्या हो गया? स्टेट डेटा सेंटर, जहां पर स्टेट डेटा सेंटर जहां पे स्टेट का संपूर्ण जो डेटा होता है वो एक जगह इकट्ठा करके सिस्टम पर रखा जाता है। क्योंकि आजकल जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो फाइल में अवेलेबल ना होकर के डिजिटल माध्यम में अवेलेबल है। एनएसडीजी यानी कि नेशनल सर्विस डिलीवरी गेटवे, इसके माध्यम से आपका जो ई गवर्नेंस है उसे क्रियान्वित किया जाता है। और एक है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर एक ही ऐसी 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 सुविधा प्रदाता जगह है जहां पर आपको सभी तरीके की सरकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे ई मित्र, ई मित्र भी क्या है? ये कॉमन सर्विस सेंटर ही है जहां पर आपको सभी प्रकार की सरकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्रदान कर दी जाती हैं, उसको बोला जाता है कॉमन सर्विस सेंटर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी एक ही यूनिट बचेगी और जल्दी ही आपकी लाइव में आपकी क्वेश्चंस की क्लास भी आने वाली है, और जल्दी ही आपकी साइकोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो का या इस सेशन का लाभ मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।